दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ही उनका तबादला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार संघ ने ऐलान कर दिया है कि इसके विरोध में कोर्ट का काम बंद कर देंगे। बार संघ ने आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है कि तब तक काम नहीं होगा जब तक तबादले के इस आदेश को वापस नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि 20 और 24 मार्च को कोलेजियम की बैठक में सिफारिश की। दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा का वीडियो तो आप लोगों के पास पहुंच चुका होगा कि जज साहब के घर से करोड़ों रुपया बरामद हुआ है। वो तस्वीरें आप लोगों के पास भी पहुंच चुकी होंगी और दावा यह किया जा रहा है कि ये मोदी जी के करीबी भी है। इस तरह से बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब तस्वीर और पर्दा पूरी तरह से उड़ चुका है कि आखिर वो पैसा किसका रखा हुआ था और वो पैसा कहां से आया, किस लिए आया, ऐसा कौन सा फैसला था जो जज साहब सुनाने जा रहे थे दोस्तों, जिसके लिए ये पैसा आया हुआ था। इन सब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाइए और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ही उनका तबादला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार संघ ने ऐलान कर दिया है कि इसके विरोध में कोर्ट का काम बंद कर देंगे। बार संघ ने आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है कि तब तक काम नहीं होगा जब तक तबादले के इस आदेश को वापस नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि 20 और 24 मार्च को कोलेजियम की बैठक में सिफारिश की गई कि जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट किया जाए। इसका मतलब तो यही हुआ कि जस्टिस यशवंत वर्मा फिर से न्यायिक कार्यों में हिस्सा ले सकेंगे। 22 मार्च की रात जब सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर दस्तावेजों को सार्वजनिक किया, तब यह भी बताया गया कि जस्टिस वर्मा को सभी प्रकार के न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया गया है। क्या यह सवाल नहीं बनता कि जब वे दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो 2 दिनों के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उससे पहले कोर्ट ने तबादला क्यों किया? इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार संघ का दावा है कि 22 बार एसोसिएशन का उन्हें समर्थन प्राप्त है देश भर से। तो क्या हम इस तबादले को लेकर कोई बहुत बड़ी राजनीति देखने जा रहे हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार संघ ने बहुमत से प्रस्ताव पास किया है और सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। एक रेजोल्यूशन पास किया है, रेजोल्यूशन नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिकमेंडेशन को सरकार वापस करे, क्योंकि जनता सरकार को सपोर्ट करती है। जनता ने सरकार को चुन के बनाया है, सरकार पे विश्वास है। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं हैं। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी, तब क्या स्थिति पैदा होगी? एक एक ऑर्डर का क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा इतना छोटा दिल है। अरे आप पे हमारा पूरा ट्रस्ट है, आप ईमानदारी के साथ हमारी बात को सुनिए, हमें गलत साबित करिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम सर्वोपरि हैं? सर्वोपरि आप हैं, लेकिन हमारी बात जो है वो लॉजिकली आप कहीं सुनेंगे, उसका रीजन देंगे। 1 लाइन स्ट्रोक नोटिफिकेशन। काफी सख्त चेतावनी है, लेकिन एक जज के तबादले को लेकर बार संघ इतना उग्र क्यों है? अभी तो उन्हें दोषी भी साबित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन से भी सवाल है कि जानते हुए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार संघ मोर्चा खोलकर बैठा है, उसी कोर्ट में तबादला क्यों किया गया? एक दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट की तारीफ इस बात को लेकर हो रही थी कि पारदर्शिता बरती गई है। अब फिर से संदेह और सवाल उभरने लगे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार संघ मांग कर रहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो। चीफ जस्टिस से मांग की गई है कि वे भारत सरकार से कहें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए, इंपीचमेंट शुरू हो। इसका मतलब है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप अभी लंबा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और जांच पर फैसला आने से पहले राजनीति से माहौल बना दिया जाएगा कि इस मामले को देश कैसे देखे। बस याद रखिएगा कि गोदी मीडिया का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अभी आपने रिया चक्रवर्ती और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गोदी मीडिया का रोल देख लिया। उस समय किस तरह की राजनीति हो रही थी यह भी देख लिया।
बेशक बहस होनी चाहिए और नोट वाली बात पर सब कुछ साफ साफ बहस में आना चाहिए। सब कुछ लेकिन क्लियर जब होकर सामने आना राजनीति चाहिए। समय से पहले इस बहस में कूद जाए तो सतर्क भी हो जाना चाहिए। गांव गांव में यह बात फैल तो गई है कि एक जज के घर के स्टोर रूम से नोटों का बंडल मिला है, जलते हुए नोट पाए गए हैं। इस वीडियो को देखकर लोग अचरज में जरूर हैं कि जज के घर में इस तरह से नोट, इस स्टोर में नोट आया कहां से, कौन लेकर आया, कितना लेकर आया, ये सब जांच से तुरंत सामने आना ही चाहिए। इन सब की जांच भी हो रही है। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा ने किस किस से बात की, इन सब की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दस्तावेजों में यह नहीं बताया है कि नोटों से भरी कितनी बोरियां बरामद हुई हैं, कितने नोट मिले हैं, कितने जले हुए नोट मिले हैं और कितने सही सलामत नोट मिले हैं। अब यह सवाल इलाहाबाद बार एसोसिएशन से भी पूछा जाए कि 15 करोड़ रुपए होने की बात उन्हें कहां से पता चली। यह भी जांच का विषय होगा कि घर में आग नहीं लगी, लेकिन कैंपस के इस स्टोर में आग लगी, कैसे लगी। क्या आपको इस वीडियो में साफ साफ नोट दिखाई दे रहे हैं? ये नोट असली हैं या नकली? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? किसी ने यह नहीं पूछा कि नोट जलने का वीडियो दिखाया जा रहा है, वहां से पुलिस ने कितने नोट बरामद किए, यहां से उठाकर नोट कहां रखे गए, कहां जमा कराए गए, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं, इसकी जानकारी हिंदी में लिखे पुलिस नोट में नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें हर जगह यही बात आती है कि उन्हें नोट जलने का वीडियो दिखाया गया। इस वीडियो की लाइटिंग पर गौर कीजिए। क्या यह खराब या कमजोर नहीं है? आग बुझाने गई टीम के पास क्या कमजोर टॉर्च था? रोशनी की बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती थी? फोन में या फोन के वीडियो में पूरे कमरे की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी? इस तरह से क्यों नहीं दिखाया गया ताकि पूरा कमरा नजर आए, जबकि वीडियो में एक फोन भी दिखाई देता है? हमारा सवाल है कि यही एकमात्र क्लिप है या कई फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, कुछ क्लिप जारी नहीं किए गए हैं। इसके पीछे का बड़ा खेल है क्या? 3 बोरी नोट बरामद हुए हैं, लेकिन 3 बोरी की बात तो सुप्रीम कोर्ट के किसी दस्तावेज में नहीं है और ना इस वीडियो से साफ होता है कि यहां 3 बोरियां हैं और 3 बोरियों में नोट मिले हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 3-4 अधजली बोरियां मिली हैं, तो उनका वीडियो कहां है? क्या उन अधजली बोरियों का वीडियो बनवाकर एक साथ अपलोड नहीं किया जा सकता था? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 सवाल के जवाब जस्टिस वर्मा से मांगे थे। पहला सवाल यह कि आपके बंगले के कमरे में नोट मिला, इस पर आपका क्या कहना है? एक दूसरा सवाल था जो नोट मिला उसका सोर्स क्या है? तीसरा सवाल है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने 15 मार्च की सुबह उस कमरे से पैसा हटाया। अब जांच हो रही है तो सारी बातें ये वो सवाल है दोस्तों जो होना भी चाहिए और जनता को पता भी चलना चाहिए। कहते हैं कि पूरी तरह से गलत है, उनके खिलाफ साजिश है। उन्होंने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने उस कमरे में पैसा नहीं रखा। वह कमरा उनके घर के कैंपस का एक स्टोर रूम है। कोई स्टोर रूम में नोट क्यों रखेगा? परिवार के किसी भी सदस्य या स्टाफ ने नोट मिलने की बात नहीं कही है। उन्हें क्यों नहीं पता चला कि नोट मिला है? ना उन्हें दिखाया गया, ना ही किसी ने उन जले हुए नोटों को ले जाते हुए देखा। जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में लिखा है कि जब उन्हें वीडियो दिखाया गया तो हैरान रह गए, उन्हें समझ आ गया कि बदनाम करने की साजिश है। इसी पत्र में जस्टिस वर्मा लिखते हैं कि यह जो घटना है वो पीछे की कई घटनाओं से जुड़ती है। दिसंबर 2024 में उन्हें सोशल मीडिया में बदनाम करने के लिए कई तरह की बातें चलाई गई, जिसकी जानकारी उन्होंने चीफ जस्टिस को दी थी, ये पत्र में लिखा है। जस्टिस वर्मा ने यह भी लिखा है कि जिस कमरे में आग लगी, पुलिस और फायर विभाग के लोग जाते वक्त बताकर नहीं गए कि वहां से नोट बरामद हुआ है और ना हमने जाकर वहां देखा कि नोट मिला है। मेरे स्टाफ को जले हुए नोट के अवशेष तक नहीं दिखाए गए। जस्टिस वर्मा ने कहा कि जिस कमरे में नोट मिलने की बात कही जा रही है, यह कमरा मेरे घर से थोड़ा अलग है। यह स्टोर रूम है जहां कबाड़ का सामान है, इसमें CPWD का सामान रहता है, ताला बंद नहीं रहता, कोई भी इस कमरे में आ जा सकता है। मेरे निवास और इस कमरे के बीच में एक दीवार भी है, तो यह पूरी तरह से अलग है। इसमें कोई भी जा सकता है, तो ऐसी जगह पर कोई नोट क्यों रखेगा? जहां पर मैं और मेरा परिवार निवास करते हैं, उस हिस्से से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने कहा है कि कमरे को लॉक नहीं किया जाता था
और जलने के बाद जो सामान बचाने लायक था उसे उनके स्टाफ ने अलग निकाल लिया और वो अभी भी उनके घर के कैंपस में मौजूद है। इसी बात को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में अलग तरह से लिखा गया है कि इस कमरे को लॉक रखा जाता था और आग लगने के बाद गार्ड की मौजूदगी में जले हुए और बचे हुए सामान को बाहर निकाला गया। चीफ जस्टिस के पत्र में उनके रजिस्ट्रार कम सचिव का एक बयान भी है। इसमें वे बताते हैं कि आग लगने की घटना की अगली रात यानी 15 मार्च की रात वे मौके के जायजे के लिए जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे। ऐसा करने का आदेश उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही दिया। रजिस्ट्रार लिखते हैं कि मुझे बताया गया कि कमरे को खुला रखा जाता था और कोई भी इसमें आ जा सकता था। मैंने देखा कि कमरे में काफी अंधेरा था। हमने अपने फोनों की रोशनी में कमरे का जायजा लिया और देखा कि कमरे की दीवारें काली पड़ चुकी हैं और उनमें दरारें आ गई हैं। कमरे की छत से कुछ लटक रहा था और कमरे में इधर उधर जला सामान पड़ा हुआ था। नोटों के जलने का वीडियो जितना गंभीर है उतना ही गंभीर है जस्टिस वर्मा और चीफ जस्टिस का जवाब। अगर आप जस्टिस वर्मा के जवाब की नजर से देखें तो यह मामला काफी सीरियस लगता है। क्या हाईकोर्ट के किसी जज को इस तरह से फंसाया जा सकता है? इस वक्त कुछ भी साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है। नोटों का यह वीडियो केवल कमरे का है। क्या इस नोटों की राख को या कथित रूप से आग लगने के बाद निकाली जा रही बोरियों का तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर A to Z सारी बातें बताई गई है। किस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी बात, अपनी सफाई जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर सीधे तौर पर और लोग भी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम इस फैसले से सहमत नहीं है। आखिर ये तबादला क्यों किया जा रहा है? इस तबादले के पीछे का मेन राज क्या है? क्या अगर इसकी जांच होगी, गहनता से अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो इसके पीछे के काफी बड़े राज खुल सकते हैं। क्या इसके अंदर भाजपा का हाथ है? क्या इसके अंदर कांग्रेस का हाथ है? आखिर क्या कुछ इसके अंदर हो सकता है दोस्तों? क्योंकि इतना पैसा एक बार में तो आया नहीं होगा और एक चीज के लिए तो आया नहीं होगा। तो ये वो सवाल है दोस्तों जो अभी रहस्य बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कहा, लोगों के दिमागों में ये सवाल उठ रहे हैं। जनता सोशल मीडिया पर ये बात कर रही है, क्या कोई बड़े फैसले को बदलने के लिए जज साहब को ये पैसा दिया गया या कोई बड़ा फैसला जज साहब ने सुनाया था इसलिए उनको ये पैसा दिया गया? आखिर कहां से ये पैसा आया? और जज साहब तो इससे पूरी तरह से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। अब तस्वीरें आपके सामने हैं। आप लोग इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।